नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको NCERT सार संग्रह का आपको इंडियन पॉलिटी से आपको पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, हम डेली आपको एक चैप्टर आपको इंडियन पॉलिटी से लेकर आएंगे। एक या दो चैप्टर आप लोग को एकदम छोटा वीडियो होगा, आप लोग इसे अवश्य देखें और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह NCERT का जो बुक है, यह आपको महेश कुमार बर्नवाल के बुक से हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग वन लाइनर के तौर पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद आपको चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 जो है यह आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपको पारित हुआ। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपको भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको हम लोग लॉर्ड जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह आपको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम और ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इसे आप लोग अवश्य याद कीजिएगा। और इसके अंतर्गत कौन से गवर्नर जनरल थे इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि केंद्र में द्विध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था आपको संघीय शासन का प्रावधान। नेक्स्ट देख लेते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया हुआ है? बॉक्स में दिया हुआ है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो आपको 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं,
उसके बाद आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतरिम सरकार जो आपको 1946 में गठित की गई थी, उसमें आपको कौन से सदस्य को कौन विभाग मिला था, ये आपको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग मिला था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विभाग मिला था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जॉन मथाई इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। उसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। उसके बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय मिला था। और नेक्स्ट हो जाएगा सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आप पूरा वीडियो कोशिश कीजिएगा देखने का, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जो थे वह भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स में दिया हुआ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया हुआ है। संविधान सभा यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान निर्माण का प्रारंभ जो हुआ था वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आपको संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, बॉक्स में दे रहा है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई
पटेल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको है प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष दिया हुआ है। तो आपको वन बाय वन देख लेते हैं कौन किस समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको अगर संघ जिसमें भी लग जाए आप डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू आपको मार सकते हैं ऑप्शन में अगर आपको हो तो संघ शक्ति समिति के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद राज्यों के लिए समिति था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे जो कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर के बारे में बॉक्स में दिया हुआ है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि अगर बी.आर. अंबेडकर को भी शामिल कर लिया जाए तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और बी.आर. अंबेडकर को छोड़कर अन्य 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंकर, डॉक्टर के मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में बी.एम. मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आपको इसके अध्यक्ष सदस्य हो गए थे। उसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आपको हो गए थे सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो आपको हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो उनका निर्वाचन जो हुआ था वह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो दोस्तों यह जो हम लेकर आए थे आपको प्रैक्टिस सेट, या आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से आपको पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए थे, जो कि आपको संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर नंबर 1 था। इसी तरह दोस्तों हम पूरा चैप्टर को 1 बाय 1 लेकर के आएंगे आपके लिए, और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।